हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का एग्जाम लवर्स पर और मैं हूं राजन महाजन। G7 समिट 2022 की एक डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ आप सबके बीच हाजिर हूं। 2022 में G7 समिट हुई। ये आपके G7 समिट जर्मनी के नाम से इनको हम समझेंगे। और G7 क्या है, G7 से संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारियां, G8 क्या था और भी डिटेल सभी पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। सबसे पहले तो G7 का मतलब समझिए, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, यानी ऐसा एक मजबूत संगठन जिसमें दुनिया के 7 महत्वपूर्ण देश एक संगठन बनाते हैं, उसको ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 कहते हैं। क्या आप सोच पा रहे हैं कि G7, आज जो G7 है, क्या पहले G8 था? और G8 था तो उसमें से कौन ऐसी कंट्री है जो बाहर हो गई और उस कंट्री का क्या नाम है, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर G7 की आप कंट्री की बात करें तो आपका कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। कुल मिलाकर ओवरऑल जो कंट्रियां हैं, यहाँ पर 7 के नाम आप देख रहे हैं और इसमें सभी के सभी जो डेवलप कंट्री एक प्रकार से हैं और साथ ही साथ दुनिया की मजबूत अर्थव्यवस्था वाली सभी कंट्रियों का एक महत्वपूर्ण संगठन है। अब हम लोग समझेंगे एक बहुत बढ़िया सा पॉइंट जिसमें आपके 3 प्रश्न एक साथ क्लियर होंगे। G7 का आप चित्र देख रहे हैं जिसमें मैंने आपको बताया कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए है G7 में। पहले आपका G8 हुआ करता था 2014 तक, उसमें 8 में आपका 8वां मेंबर था रसिया यानी रूस। और आप बात करें यहीं G7 के बाद G8 की, और G8 के बाद एक संगठन और महत्वपूर्ण है G20, दुनिया के 20 महत्वपूर्ण देशों का ऐसा संगठन जिसमें आपके G7 के भी सदस्य हैं। G8 का सदस्य रसिया भी शामिल है और बाकी के बचे हुए 12 सदस्य यानी अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपीय यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की। याद रखिएगा, ये आपके जो 20 कंट्रियां हैं G20 के नाम से जानी जाती हैं। 8 कंट्रियों को G8 कहा जाता है और वर्तमान में जो G7 की हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें 7 कंट्री हैं आपकी। यहाँ पर चित्र के माध्यम से हम लोगों ने समझा, ये एक प्रकार से ये चित्र है, बीच में आपका रसिया है यानी 7 कंट्री अलग है, 20 कंट्री का एक 12वां समूह अलग है और बीच में आपका रसिया है यानी रसिया G7 का सदस्य नहीं है। G8 तो था ही नहीं, क्योंकि अब वर्तमान में, मतलब G8 था तो वर्तमान में नहीं है, इसलिए G7 और G8 का सदस्य रसिया नहीं है। G20 का सिर्फ और सिर्फ आपका रसिया सदस्य है। हमने ब्रिक्स के वीडियो में भी चर्चा किया था, वहां पर आपका रसिया है, याद रखिएगा ब्रिक्स में। अब इसका थोड़ा सा हम लोग परिचय समझेंगे। क्या है आपका G7, इसकी स्थापना कब हुई? तो यह है एक अंतर सरकारी संगठन है, यानी एक प्रकार से ये काफ़ी महत्वपूर्ण संगठन है और ये सरकारी स्तर का संगठन माना जाता है। अंतर सरकारी मतलब दुनिया भर की जितनी भी महत्वपूर्ण 7 प्रकार की कंट्री जो इसमें बताई गई हैं उनका एक सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना ऑफिशियली 1975 में की गई थी। इसके स्थापना के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण मोटो था कि वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा जो नीति हैं उसमें बहुत सारे ऐसे हित और मुद्दे हैं जिनके लिए हम लोग वार्षिक तौर पर बैठ करके एक संगठन के सदस्य के रूप में इस आयोजन को देश वाइज यानी आयोजित करते हैं। जैसे आज आपका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जर्मनी में हुआ है, आज यानी अभी नहीं, मतलब 2 दिन पहले, और उससे पहले आपका इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। अब नेक्स्ट आपका कहाँ होगा उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये एक जो ऐसा संगठन है जिसका कोई भी औपचारिक संविधान और हेडक्वार्टर नहीं है। जैसे हम लोग ब्रिक्स का हेडक्वार्टर देखते हैं, सार्क का देखते हैं, नाटो का देखते हैं, तो लेकिन इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है औपचारिक, ना इसका कोई औपचारिक कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान हर वर्ष जो निर्णय लिए जाते हैं उनको फॉलो करना किसी देश के लिए बाध्यकारी नहीं है, यानी गैर बाध्यकारी है। किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं, आप फ्री हैं। हाँ, बातचीत होगी इस स्तर पर, आप मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते तो आप अपने आप में स्वतंत्र है। तो ये था इसका एक बेसिक परिचय। और हम लोग अब G7 में देखें तो वो ग्रुप ऑफ 7 कहा जाता है, मैंने इसको बता दिया। विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल होती हैं। खुद को एक कम्युनिटीज ऑफ वैल्यूज नाम से भी इसको जाना जाता है। जो 7 मेंबर हैं ये अपने आप को कम्युनिटीज ऑफ वैल्यूज कहते हैं कि हम लोग, जो हमारा संगठन है, कम्युनिटी है हमारी, एक वैल्यूबल कम्युनिटी है। इसका एक और मोटो रहता है कि स्वतंत्रता और मानवाधिकार की इसका सुरक्षा करना, लोकतंत्र और कानून का शासन, और साथ ही साथ
समृद्धि, सतत विकास इसके बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। यानी ये महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर G7 काम करता है। ग्रुप ऑफ 7 इसको हम लोग पढ़ ही चुके हैं। कम्युनिटीज और वैल्यूज भी कभी आपका प्रश्न में आता है तो उसको आप याद रखिएगा। लोकतंत्र और कानून का शासन, स्वतंत्रता और मानवाधिकार, सतत और समृद्धि, ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंटों पर ये G7 आपका काम करता है। G7 समिट आपकी जर्मनी हुई, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये जो G7 समिट हुई ये 48वीं G7 समिट थी। यानी इससे पहले 47 आपकी कार्विस बे डिक्लेरेशन, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। ये आपके कॉर्नवेल यानी यूनाइटेड किंगडम में इंग्लिश चैनल के पास हुआ था। G7 लीडर्स जो है समिट 2022 में एक्सपेक्टेड है और ये जून 2022 में हुई। बेवारियन अल्प्स यानी ये स्थान है, बेवारियन जैसे कार्विस बे हुआ था ऐसे बेवारियन अल्प्स एक स्थान है जर्मनी में। और ये 2021 में जो प्रेसिडेंसी मिली वो कब, 1 जनवरी 2022 से G7 समिट का जो अध्यक्ष है समय होस्ट कंट्री है वो आपका जर्मनी, तब से इसका अध्यक्ष है। अब नेक्स्ट आपकी जो कंट्री होगी उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इस वर्ष की इसकी जो थीम है इन्वेस्टिंग इन ए बेटर फ्यूचर, यानी ये जो थीम है बुल्ड बाइट बेटर, पिछले वर्ष आया था बुल्ड बैक बेटर आया था B3 जिस करके हम लोग इस पर चर्चा किए थे। इस वर्ष इसकी जो महत्वपूर्ण थीम है इन्वेस्टिंग इन ए बेटर फ्यूचर, यानी आने वाले एक बहुत अच्छे सुनहरे भविष्य के लिए आप इन्वेस्ट करिए। और इस थीम के साथ ये G7 समिट आपकी होती है। अब G7 समिट का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कंट्रियां और कंट्रियों के साथ उनके जो प्रतिनिधि के रूप में थे, कनाडा से आपके जस्टिन ट्रूडो, यूनाइटेड किंगडम से बोरिस जॉनसन वहाँ के प्रेसिडेंट USA के जो बाइडेन, द यूरोपीय यूनियन इसका एक मेंबर है, 7 कंट्री तो साथ ही साथ हैं, साथ में एक और आपका अदर G7 ही हम लोग भले ही बोलते हैं लेकिन यूरोपीय यूनियन भी इसमें एक सदस्य है। उर्सुला वान डेर लेन इसकी प्रेसिडेंट हैं और इसके जो काउंसिल के प्रेसिडेंट है चार्ल्स माइकल, ये दोनों शामिल हुए थे इसमें। जर्मनी के फेडरल चांसलर, जर्मनी में चांसलर होता है जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होते हैं, जैसे जर्मनी में आपका चांसलर होता है। ओलाफ स्कोल जिनका नाम है, एग्जाम में प्रश्न पक्का आने वाला है, ओलाफ स्कोल्स। इटली के आप थे मोरियो डांगी। फ्रांस से आपके दूसरी बार राष्ट्रपति फिर चुने गए इमैनुअल मैक्रोन। जापान से फूमियो किशिदा। यानी ओवरऑल आप चित्र में तो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, 7 से ज़्यादा हैं आपके, यहाँ पर काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 आपकी कंट्री और साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन G7 का एक सदस्य। ये आपके वर्ल्ड मैप में इनका चित्र आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये आपके नेता हैं, इनका चित्र आप देख लीजिए। ये आपके चित्र हो सकता है थोड़ा सा क्लियर ना हो लेकिन आप समझ लीजिए। बोरिस जॉनसन, ओलाफ स्कोल्ज, जो बिडेन, आपके जस्टिन ट्रूडो, फूमियो किशिदा इटली के आपके, और साथ ही साथ ये आपके कहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन, यानी G7 के आपके सदस्य यहाँ पर आप देख रहे हो। मारियो डांगी हैं। यहाँ पर एक दूसरा और प्रश्न बनता है इसी जर्मनी से रिलेटेड। म्यूनिख में एक हमारे देश के प्रधानमंत्री, यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं आप, मोदी जी गए हुए थे। उन्होंने भारत के समुदाय के लोग जो रह रहे वहाँ पर उनको संबोधित भी किया। ये वहाँ एक रैली का दृश्य है। G7 समिट के साथ साथ उन्होंने वहाँ पर एक भारत के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लिया। ये एक चित्र दूसरा है, ये बहुत वायरल चित्र था। भारत के प्रधानमंत्री और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आपस में बातचीत कर रहे थे। उस दौरान पीछे से जो बिडेन आते हैं और मोदी जी के कंधे पर हाथ रख करके हंसते मुस्कुराते बात करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। ये चित्र है, हंसते हुए देख सकते हैं आप। ये तीनों देश के प्रमुख हैं। जो बिडेन जो कि आपके दुनिया के शक्तिशाली देशों में से एक, USA के राष्ट्रपति हैं। ये चित्र आप देख सकते हैं G7 समिट का है। यहाँ पर इंडिया के प्रतिनिधि के रूप में नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए। और एक प्रश्न और आप सोच रहे होंगे कि G7 में जब भारत मेंबर नहीं है तो फिर मेंबर के रूप में नहीं तो होकर भारत शामिल कैसे हुआ, तो इसके पीछे भी एक कहानी, इसको भी हम लोग समझते हैं। एज ए पार्टिसिपेंट और एज ए गेस्ट के रूप में इनको इनवाइट किया गया, यानी इंडिया को एक गेस्ट कंट्री के रूप में वहाँ पर G7 समिट में बुलाया गया था। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत की जो स्वीकार्यता है दुनिया भर में बहुत महत्वपूर्ण संगठनों के साथ बड़ी है। चाहे G20 सम्मेलन हो वहाँ भी बुलाया जाता है, G7 समिट हो उस पर भी। यहाँ पर G7 समिट की आप बैठक देख सकते हैं। इंडिया के साथ साथ और भी देशों के बीच ये G7 समिट के इतर और सारी बातें हो रही हैं। ये वही G7 समिट के ही दृश्य हैं। ये एक ओपन, जैसे होता है ना कि कहते हैं कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ऐसे एक प्रकार से वक्तव्य दिया जाता है ओपन रूप से कि हमारी ये जो समिट है इस वर्ष की किस चीज़ पर महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगी या किस थीम पर काम करेगी। तो ये 7 के 7 मेंबर खड़े हुए हैं और इनके बीच
क्या एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट हो रही होगी। ये प्रश्न आपको पहले मैंने बताया कि क्या कभी रूस भी इसका मेंबर था, तो याद रखिएगा रूस भी इसका कभी मेंबर हुआ करता था। 1975 में इसकी स्थापना होती है और 1998 में रूस इसमें शामिल हो जाता है। यानी पहले भी ये G7 था, फिर इसमें जब रूस शामिल हुआ तो G8 हो गया। लेकिन फिर से रूस का यूक्रेन, यानी रूस का ही जब USSR था तो एक देश थे पूरे, और कई देश जब टूट करके USSR के लगभग 15 देश बने, उनमें से यूक्रेन भी एक देश था, जिसका यूक्रेन और रशिया के बीच इस समय वर्तमान में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये 2014 में भी कॉन्फ्लिक्ट था एक प्रकार से, जिसमें 2014 के जो क्रीमिया हड़प लेने की वजह से G8 के समूह से रूस को बाहर कर दिया गया, और उसके बाद फिर से ये जो समूह है 2014 से G7 के रूप में जाना जाने लगा। यहाँ पर आप चित्र देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच जो वर्तमान में युद्ध चल रहा है, एक प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसमें रसिया द्वारा यूक्रेन के बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा किया जा रहा है, और लगभग 24-25 फरवरी से ये कहानी शुरू हुई थी, और आप जून देख रहे हैं अंत, लगभग 3 से 4 महीने हो गया, बराबर युद्ध जारी है। और रूस यूक्रेन पर बहुत सारे जो मानवाधिकार, साथ ही साथ उनके सिविलियन पर हमला कर रहा है, वहाँ पर लोगों की हत्या कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में वार कब तक जाएगी, इस पर भी वहाँ पर काफ़ी डिस्कस हुआ है G7 पर, लेकिन इसके लेकर के कोई एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आपकी नहीं आई। अब बात करते हैं पार्टिसिपेंट एज ए गेस्ट कंट्री, कौन कौन सी आपकी गेस्ट कंट्री थी। तो इसमें आपका अर्जेंटीना, इंडिया, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका और यूक्रेन। याद रखिएगा यूक्रेन को भी इसमें एज ए गेस्ट कंट्री शामिल किया गया, बट यूक्रेन के जो प्रतिनिधि के रूप में थे व्लादिमीर जेलेंस्की, वो शामिल नहीं हुए, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े, लेकिन इनको एक गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाया गया था। यहाँ पर पिछली बार की आपकी अपेक्षा इस बार आपका ऑस्ट्रेलिया को शामिल नहीं किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की जगह आपका यूक्रेन आप देख सकते हैं, साउथ अफ्रीका, सेनेगल, इंडोनेशिया, इंडिया आप यहाँ पर देखिए, ये 2 कंट्री हैं जो आपकी एशिया से है। अर्जेंटीना आपके आप देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका से है, साउथ अफ्रीका और सेनेगल आपके अफ्रीका से हैं, और यूक्रेन आपके एक प्रकार से यूरोप से। तो ये कुल मिलाकर के एक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए एज ए गेस्ट कंट्री इनको इन्वाइट किया गया था। इनको भी आप याद रखिए, पेपर में इसका प्रश्न पूछा जा सकता है। ओवरऑल ये थी आपकी पूरी कहानी, और इससे आप लोगों ने अभी तक ब्रिक्स समिट का भी वीडियो ना देखा हो तो उसको भी जा करके देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैंने पूरे ब्रिक्स पर एक डिटेल वीडियो आपके बीच बनाया था, तो उसको भी देखिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पूरी की पूरी जो कहानी थी G7 की मैंने डिस्कस की, और G7 समिट आपकी जर्मनी में हुई, 48 नंबर की थी। इन्वेस्टिंग ए बेटर फ्यूचर इसका एक थीम है। यहाँ पर आप ग्रुप और 7 इसको बोलते हैं। 1975 में G7 की स्थापना होती है। रसिया इससे G7 से आपका बाहर है। तो ये है आपकी G7 से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो, ये करंट अफेयर्स का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कैसा लगा। आई होप कि मैंने जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे सब डिस्कस किए हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन दबा करके चैनल से अपडेट बने रहिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक अपना रखिए ख्याल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।